नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निषाद ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं आपके सामने खेड़ा विद्रोह, महात्मा गांधी जी के बारे में आपने सुना होगा। महात्मा गांधी क्या थे, महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता इतिहास में, आप सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी का उदय जो है 1917 के चंपारण आंदोलन से होता है। ठीक है, महात्मा गांधी का उदय, महात्मा गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में हमारे देश में कब चिन्हित होते हैं तो 1917 के चंपारण आंदोलन से उनकी शुरुआत होती है। आज मैं जो है खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम एक बेसिक समझ भी बनाएं। जैसे आप पढ़ रहे हैं खेड़ा विद्रोह, आप इसे पढ़ करके सीधे सीधे छुट्टी ले लेते हैं। खेड़ा विद्रोह 1918 में हुआ था, तो इसे पढ़ करके सीधे सीधे हमें छुट्टी नहीं लेनी है। हमें यह भी करना है कि हम खेड़ा विद्रोह के बारे में थोड़ा सा समझ भी बनाएं कि खेड़ा विद्रोह हुआ क्यों था। हम चंपारण आंदोलन को इस तरीके से पढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार जिले में हुआ था, नील की खेती के रूप में, नील की खेती के विरोध में। इसे ही पढ़ करके हम छुट्टी ले लेते हैं। इसे पढ़कर हमें छुट्टी नहीं लेनी है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करना है, जिससे कहीं पर हमें जरूरत पड़ती है तो हम चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन पर दो शब्द अपना दे सके, वक्तव्य दे सके। तो आज उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर करते चलूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा खेड़ा विद्रोह का। किसका चर्चा करूंगा? खेड़ा विद्रोह का। ठीक है, तो आप जानते होंगे दोस्तों, खेड़ा कहां पर है? तो खेड़ा जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात का एक जिला है खेड़ा। यहां पर होता क्या है, यहां पर 1916 और 1917 के वर्ष में 1916 और 1917 के वर्ष में किसानों की जो फसल था अकाल के कारण जो है बर्बाद हो गया था। ध्यान से सुनिएगा, कहानी है 1916 और 17 के दशक में किसानों का फसल जो है बर्बाद हो गया था, लेकिन जमींदारों के द्वारा उन पर कर्ज लगाया जा रहा था, उन पर कर लगाया जा रहा था। नहीं, आप जितना कर पहले दे रहे थे उतना ही कर आपको देना है। किसान इससे आहत हुए। किसान इतने परेशान हो गए कि उनकी फसल जो है इतनी खराब हो गई थी, वे जितना फसल पहले उत्पन्न होता था उसका 1/4 भी फसल उत्पन्न नहीं हुआ उस साल। ठीक है, उस वर्ष जो है पहले की तुलना में 1/4 फसल भी नहीं उत्पन्न हुआ, तो कर कहां से देंगे? ठीक है, तो इसे लेकर के खेड़ा के जितने भी किसान थे वे परेशान हो गए। परेशान होने के बाद महात्मा गांधी जो है गुजरात से संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं। आप जानते होंगे महात्मा गांधी जो है गुजरात के हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी से वहां के किसान संपर्क करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चला करके आए थे, तो अपने आप में फेमस हो चुके थे। गांधी एक व्यक्तित्व तो बन चुके थे उस समय तक। उनसे जो है किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए विनम्र निवेदन किया। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप लोगों को एक वकील करना पड़ेगा। महात्मा गांधी खुद वकील थे, लेकिन आज राजनीतिक क्षेत्र में आने की वजह से वे खुद कह रहे हैं आपको एक वकील करना पड़ेगा। इस खेड़ा विद्रोह में गांधी जी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा, इनकी वकालत इस समय बहुत चमकी हुई थी। वल्लभ भाई पटेल की इनकी वकालत बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन गांधी जी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन में अपना सहयोग करने के लिए चले आते हैं। यहीं से शुरू होता है वल्लभ भाई पटेल का सार्वजनिक जीवन। ठीक है, यहीं से वल्लभ भाई पटेल एक प्रतिज्ञा पत्र लेकर के समस्त गांव के किसानों के पास जा करके यह हस्ताक्षर करवाते हैं कि आपको कर नहीं देना है। यदि आपका फसल बर्बाद हो चुका है तो आप कर क्यों देंगे? ठीक है, तो यह खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा चलाया गया। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कब चलाया गया था? 1918 में। अब इन्होंने कहा कि कर आपको नहीं देना है। ठीक, उसके बाद क्या कहानी बनती? कहानी को समझिएगा, आसानी एकदम आसान है कहानी, समझिएगा कहानी को। उसके बाद ये बनती है कि जब ये लोग कर नहीं देते हैं तो सरकार के द्वारा किया क्या जाता है, इनके घर को कुर्क कर दिया जाता है। कुर्की आप जानते होंगे, हमें देसिया भाषा में कुर्की बोलते हैं। ठीक है, इनके घर को जब्त कर लिया जाता है, इनके खेतों को जब्त कर लिया जाता है, इनके बैलों को जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद गांधी जी ने कहा कि जब ये आपके खेतों को जब्त कर ले रहे हैं कर की वजह से, तो आप लोग जाइए, आपके खेत में जो फसल है उसे लेके चले आइए।
तो देखिए, गांधी जी के कहने पर एक किसान है मोहनलाल पांड्या। क्या नाम है? मोहनलाल पांड्या। ये नाम तो नहीं आएगा, कहीं पर नाम नहीं आएगा, लेकिन बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मोहनलाल पांड्या नाम के एक किसान थे। गांधी जी के कहने पर जब खेत तो जब्त हो ही चुका है, खेत जब्त हो चुका है, उसके बाद ये जाते हैं, उनके खेत में जो है प्याज की फसल लगी होती है, प्याज के फसल को उठाकर लेकर चले आते हैं। ठीक है, तो सरकार जो है, सरकार का इस पर ध्यान जाता है। बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है कि जब आपका खेत जब्त किया जा चुका है तो आप इस पर क्यों अपना अधिकार जता रहे हैं? जो फसल लगी हुई है वो पूरी पूरी फसल सरकार की है। तो ऐसा सब कुछ क्रियाक्रम, घटनाक्रम बनता चला जाता है। और मैं थोड़ा सा कहानी को संक्षिप्त करता हूं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जो है सरकार के द्वारा एक जांच कमेटी गठित की जाती है। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? जांच कमेटी गठित करने के बाद ऐसा पता चलता है कि वास्तव में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन समाप्त होता है 1918 में और सफलतापूर्वक समाप्त होता है। एक खेड़ा विद्रोह जो है किसानों का, मूलतः एक किसानों का विद्रोह था कर न देने पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, खेड़ा विद्रोह कब हुआ था? 1918 में। प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? तो महात्मा गांधी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल खेड़ा विद्रोह में आए थे। यहां पर जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि नहीं मिली हुई थी, ध्यान रखिएगा इसे। सरदार की उपाधि उन्हें 1928 के बारदोली सत्याग्रह में मिली हुई है। बारदोली सत्याग्रह का एक लेक्चर मैंने कवर कर चुका है। ठीक है, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, बारदोली सत्याग्रह आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो खेड़ा विद्रोह पूरा का पूरा समाप्त होता है। गांधी जी के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है खेड़ा विद्रोह का। समझ में आया आपको? खेड़ा विद्रोह को समाप्त करता हूं हम भी। और अब आगे चर्चा करते हैं चंपारण आंदोलन की। इसकी चर्चा करते हैं, चंपारण आंदोलन की चर्चा करते हैं। वही चंपारण आंदोलन जो गांधी को गांधी बनाता है, वही चंपारण आंदोलन जो गांधी को एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में संपूर्ण भारत में उत्कर्ष छवि प्रदान करता है। ठीक है, वो चंपारण जो बिहार के पश्चिमोत्तर राज्य में स्थित है, उसी चंपारण की बात करता हूं। उस चंपारण की बात करता हूं जहां पर बंगाल छोड़ करके केवल पूरे भारत देश में कहीं नील की खेती की नाम आती है तो केवल वही चंपारण में नाम आता है। ठीक है, बंगाल को छोड़ करके कहीं पर अगर नील की खेती की जाती थी तो चंपारण में की जाती थी। समझ में आया? अब कहानी कहां से शुरुआत होती है चंपारण आंदोलन की? वर्ष था 1916 का, ध्यान रखिएगा, वर्ष था 1916 का। और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में। 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में एक बात होती है, महात्मा गांधी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक व्यक्ति जाता है जो किसान है, वो व्यक्ति जाता है महात्मा गांधी से कहता है कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, हमें जो है नील की खेती करवाया जा रहा है और हमें खाने के लिए नहीं हो रहा है। उनके पास जो खेत है उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है, अनाज जो खाद्यान्न सामग्री होती है नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें नील की खेती के लिए बाध्य किया जा रहा है। आप मेरा सहयोग करिए। उस किसान का नाम था, वही किसान, वही जिद्दी किसान, वही अड़ियल किसान जिसने महात्मा गांधी को चंपारण तक पहुंचाया था। महात्मा गांधी चंपारण जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन वही जिद्दी किसान, उस जिद्दी किसान का नाम था दोस्तों राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल नाम था। एक किसान बहुत ही जिद्दी और अड़ियल किस्म के थे। इन्होंने महात्मा गांधी का पीछा ही नहीं छोड़ा जब तक ये चंपारण लेके नहीं चले गए। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला जी उनसे निवेदन करते हैं कि आप चलिए चंपारण के थोड़ा सा स्थिति जानिए। तो उस समय की चंपारण की स्थिति क्या थी, मैं आपको बताता हूं चंपारण की स्थिति उस समय क्या थी। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपके पास 20 कट्ठा खेती है। कितनी खेती है? 20 कट्ठा खेती है। ठीक है, तो 20 कट्ठा खेती में आपको 3 कट्ठा खेती, 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। क्या अनिवार्य था? अगर आपके पास 20 कट्ठा खेती है, 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करना था। इसे कहते थे 3 कठिया प्रणाली। आपके पास चाहे खाने को होता है अथवा नहीं होता है, आपके पास गेहूं होता है, चावल होता है, दाल होता है, तेल होता है अथवा नहीं होता है, लेकिन सरकार को इस नकदी फसल से ज्यादा फायदा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने खुद एक अपने पुस्तक में सत्य के प्रयोग, एक उनका पुस्तक है, एक उनकी लिखी हुई आत्मकथा है सत्य का प्रयोग, उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से पहले मैं चंपारण का नाम ही नहीं सुना था, लेकिन वह अड़ियल किसान, वह जिद्दी किसान हमें चंपारण के बारे में बताता है। केवल वह उनसे जाकर के कहते थे वकील बाबू
आपको सब कुछ समझाएंगे। केवल आप जो है चंपारण चले चलिए और आपकी संपूर्ण कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कठिया प्रणाली जो थी, इसे समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी, 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण। अब चंपारण पहुंचते हैं और महात्मा गांधी को यकीन नहीं होता है, महात्मा गांधी को यकीन नहीं होता है यह आंदोलन इतने कम समय में ही सफल हो जाएगा। यह आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी पहुंचते हैं चंपारण और 4 महीने के अंदर चंपारण आंदोलन सफल हो जाता है। मतलब सरकार को यह आभास हो जाता है कि जहां पर जनशक्ति ज्यादा होगी, जहां पर लोगों की एकजुटता ज्यादा होगी, जहां पर एकता ज्यादा होगी, जहां पर अखंडता ज्यादा होगी, वहां पर भारतीय लोग सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, चंपारण के बारे में आप जान चुके होंगे। बंगाल को छोड़ करके कहीं भी नील की खेती नहीं होती थी उन दिनों पर, चंपारण में नील की खेती कराई जाती थी। बिहार में क्यों कराया जाता था नील की खेती? क्योंकि सरकार को उससे फायदा था। लेकिन यहां हमारे किसानों के पास चावल गेहूं दाल हो ही नहीं रहा था, तो नील की खेती क्यों करेंगे? यही था मेन वजह। समझ में आया आपको? इसी मेन कारण को लेकर के वह जिद्दी किसान राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से जाकर के मिलते हैं और महात्मा गांधी से अपनी परेशानी को बताते हैं। महात्मा गांधी फिर चंपारण में जाकर के आंदोलन करते हैं। देखिए, इस चंपारण आंदोलन से क्वेश्चन क्या आता है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी किसके बुलाने पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण गए थे। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का नाम था, वह क्वेश्चन है, यह कैसी प्रणाली थी? यह जो है 3 कठिया प्रणाली थी, एक कुप्रथा थी, समझ लीजिए कुप्रथा थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से और उठ सकता है कि चंपारण आंदोलन में कितने नेता निकले थे? ध्यान रखिएगा, यही चंपारण आंदोलन जो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाया था, यही चंपारण आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने 1906 में प्रयोग हुए अपने हथियार, मैं हथियार की बात कर रहा हूं, उनका हथियार था सत्य और अहिंसा। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जब सत्याग्रह किया था, तो सत्याग्रह में इन्होंने सत्य और अहिंसा नाम के शस्त्रों का प्रयोग किया था। समझ में आया आपको? उसी हथियार को लेकर के चंपारण में एक बार पुनः सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी तैनात हो जाते हैं और यहां पर भी उन्हें सफलता मिलती है, जिस तरीके से रंग भेद नीति के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में मिली थी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कब किया था, तो 1906 में किया था और दक्षिण अफ्रीका में किया था, रंग भेद नीति के खिलाफ किया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब किया था, तो 1917 में किया था, चंपारण आंदोलन में किया था। यही चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिलवाता है। समझ में आया आपको? अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ध्यान रखिएगा, इसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था और उल्टे महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहना शुरू कर दिया था। इन दोनों का बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ये जो है चंपारण आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त होता है और सफलतापूर्वक समाप्त होता है। ठीक है, तो खेड़ा विद्रोह और चंपारण आंदोलन के बारे में थोड़ी जानकारी जो लेक्चर के रूप में मैं आपके सामने दे सकता था, देने का भरसक प्रयास किया है। ठीक है, जिद्दी किसान के नाते, एक ऐसे किसान के नाते जो जिद्दी था, अड़ियल था, बहुत ही एक तरीके से जान लीजिए जुझारू था, वह नहीं चाहता था कि उसके किसान परेशान हो। इसी वजह से वह 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ में जाता है और वहां से महात्मा गांधी को कई बार मनाता है। महात्मा गांधी चंपारण आने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन एक समय आता है, धीरे धीरे वो कलकत्ता गए हुए थे, कलकत्ता से उन्हें जो है चंपारण आना पड़ता है। इसी चंपारण आंदोलन में कई नेता निकलते हैं, मैं इसके बारे में बात करना भूल रहा था। इसी चंपारण आंदोलन में आप नाम सुने होंगे ब्रज किशोर शर्मा। ये जो है बिहार के तत्कालीन समय के नामी वकील थे, ब्रज किशोर शर्मा जी। एक व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद, उस व्यक्ति का नाम था
राजेंद्र प्रसाद, ये दो ऐसे व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रसाद, एक व्यक्ति का नाम था अनुग्रह नारायण सिंह। क्या नाम था? अनुग्रह नारायण सिंह। ऐसे कई नेता थे जो चंपारण आंदोलन से उदित हुए थे, इनका भी भाग्योदय हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर गए। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार की राजनीति में आप समझ ही रहे हैं, बिहार की राजनीति में अनुग्रह नारायण सिंह क्या थे। ब्रजकिशोर शर्मा के बारे में आप समझ ही रहे हैं, ब्रजकिशोर शर्मा उस समय के नामी वकील थे, लेकिन ये लोग जो है क्या हो जाते हैं, एक नेता हो जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम मैं भूल रहा हूं, जेबी कृपलानी। क्या नाम है? जेबी कृपलानी उनका नाम है। ये भी एक वकील थे, वकील नहीं थे, प्रोफेसर थे, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी। जब महात्मा गांधी जो है मुजफ्फरपुर में पहुंचते हैं तो तत्कालीन प्रोफेसर जेबी कृपलानी जी उनका स्वागत करते हैं। तभी पहली मुलाकात जेबी कृपलानी और महात्मा गांधी जी की होती है। बाद में यही जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंचते हैं। महात्मा गांधी ने कई लोगों के साथ मिलकर कई को भाग्योदय किया और कई लोगों को नेता भी बनाया। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।